हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मेंटोर बाय तुषारिका में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। इस चैनल के माध्यम से हम लोग यूजीसी नेट पेपर 2 हिस्ट्री की तैयारी करते हैं। इससे पहले हम लोग 12 सेशन कर चुके हैं पीवाईक्यू के। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 121 से स्टार्ट करेंगे। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे पिछले वीडियो में जाके सारे पीवाईक्यूज देख सकते हैं, जो 2000 दिसंबर 2025 के हैं, और अभी जो हो रहे हैं वो दिसंबर 2023 के पीवाईक्यू हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 121 में है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में है मध्य पाषाण युगीन, ए में है औजार, बी में है रंग, सी में है सिंधु और डी में है दाढ़ी वाला आदमी। और सूची 2 में है ताम्र पाषाण युगीन। पहला है चित्रकला, दूसरा है मुहर, तीसरा है पूरा पाषाण युगोत्तर, चौथा है सिलखड़ी। तो देखिए, ऑप्शन ए का औजार औजार हो जाएगा पूरा पाषाण युगोत्तर, ऑप्शन 3 से मैच करेगा। औजार पूरा पाषाण युग की पहचान है, उस समय पत्थर के औजार बनते थे। जो औजार बनते थे पूरा पाषाण युग में वो पत्थर के बनते थे, और ये औजार पूरा पाषाण युग के पहचान थे। इसीलिए ऑप्शन ए का ऑप्शन 3 से मैच हो जाएगा। बी में है रंग, रंग चित्रकला से संबंधित है, ऑप्शन बी का 1 हो जाएगा। सी में है सिंधु, सिंधु में हो जाएगा मुहर। तो सिंधु घाटी पर मोहरों के चिन्ह होते थे, सिंधु घाटी की मोहरों पर चिन्ह होते थे। उसके बाद डी में हो जाएगा दाढ़ी वाला आदमी, तो दाढ़ी वाला आदमी मैच हो जाएगा सेलखड़ी से। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 122। इसमें है 1857 के विद्रोह के किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासनकाल का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था। तो ऑप्शन में दिया गया, पहला है तात्या टोपे, दूसरा है नाना साहेब, तीसरा है मौलवी अजीमुल्ला और चौथा है बाबू कुंवर सिंह। तो इस कथन का आंसर हो जाएगा कि 1857 के विद्रोह में किस नेता को ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य कहा था, तो वो है बाबू कुंवर सिंह। तो बाबू कुंवर सिंह बिहार जगदीशपुर, जो आरा भोजपुर जिले में पड़ता है, वहां के थे। तो क्षेत्र के 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। उस क्षेत्र में, बिहार जगदीशपुर के क्षेत्र में 1857 की क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह ने किया था। और विद्रोह के समय उनकी आयु लगभग 80 वर्ष की थी, उतने बुजुर्ग थे, फिर भी वो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जब वो अंग्रेजों से लड़ करके भाग रहे थे तो उनको अंग्रेजों की गोली लगी थी हाथ में। तो जब वो जा रहे थे तो गंगा नदी पार करना पड़ता है, तो गंगा नदी जब पार कर रहे थे तो उनका हाथ में गोली लग गया। जब गोली लगा तो क्या किया, अपने हाथ को काट के गंगा नदी में बहा दिए। इस तरह के थे बाबू कुंवर सिंह। तो इसीलिए ब्रिटिश मजिस्ट्रेट ने कहा था कि ब्रिटिश शासन का एकमात्र शत्रु कहलाने योग्य है बाबू कुंवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद देखिए तात्या टोपे के बारे में भी लोग देखते हैं। तो तात्या टोपे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रतिभाशाली सैन्य कमांडर में से एक थे तात्या टोपे। उसके बाद है नाना साहेब। तो नाना साहेब 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी और कानपुर में विद्रोह के मुख्य नेता थे। उनका असली नाम गोंडू पंत था और वे मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिए थे, उनके दत्तक पुत्र थे। उसके बाद है मौलवी अजीमुल्ला। तो मौलवी अजीमुल्ला 1857 की क्रांति के राजनीतिक रणनीतिकार और नाना साहेब पेशवा टू के सलाहकार व प्रधानमंत्री, जो जिसे दीवान भी कहते हैं, थे।
मौलवी अज़ीमुल्लाह। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 122 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बाबू कुंवर सिंह। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 123 में है मानव मात्र हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर निम्नलिखित में से किसका मुख्य संदेश है। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दूसरा में है स्वामी विवेकानंद, तीसरा में है नारायण गुरु और चौथा में है ज्योतिबा फुले। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नारायण गुरु। नारायण गुरु का संदेश था मानव मात्र हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर इनका संदेश था। तो नारायण गुरु केरल के महान संत और समाज सुधारक थे। जातिगत भेदभाव का विरोध किया था इन्होंने और सामाजिक समानता का प्रचार किया था नारायण गुरु ने। इसीलिए उनका संदेश था कि मानव मात्र हेतु एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। उसके बाद हम लोग देखते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी के एक महान भारतीय शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। महिला शिक्षा पर जोर दिए थे वो। बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक वर्ण परिचय है। आधुनिक बंगाली गद्य का जनक माना जाता है इन्हें और संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। उसके बाद ऑप्शन 2 है स्वामी विवेकानंद। उनके बारे में भी जान लेते हैं। स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। वे प्रसिद्ध संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना समाज सेवा के लिए की थी स्वामी विवेकानंद ने। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। अमेरिका के शिकागो में 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत और सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। उनके जन्मदिन 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। उसके बाद चौथा है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के महान भारतीय समाज सुधारक लेखक थे और इन्होंने महिला शिक्षा पर बल दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 123 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नारायण गुरु। उसके बाद आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 में है सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 में है ए में है मार्क ब्लॉक, बी में है ई एच कार, सी में है एरिक हॉब्सबॉम, डी में है शेख अली। सारे इतिहासकारों का नाम है। और सूची 2 में है हिस्ट्री थ्योरी एंड द मेथड, द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, द हिस्टोरियंस क्राफ्ट और 4 में है व्हाट इज हिस्ट्री। एक तरफ इतिहासकारों के नाम है और दूसरी तरफ सूची 2 में उनके पुस्तकों के नाम है। देखिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो मार्क ब्लॉक ने लिखा था द हिस्टोरियंस क्राफ्ट, ई एच कार ने लिखा था व्हाट इज हिस्ट्री, एरिक हॉब्सन ने लिखा था द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और शेख अली ने लिखे थे हिस्ट्री थ्योरी एंड द मेथड। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। क्वेश्चन नंबर 125 में है तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो ऑप्शन में दिया गया है 1555 में, 2 में है 1567 में, 3 में है 1565 में और 4 में है 1575 में। तो देखिए तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1565। 23 जनवरी 1565 को हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसे राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है।
तालीकोटा और कृष्णा नदी के पास हुआ था, जो अभी आधुनिक कर्नाटक में है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप विजयनगर का पतन हो गया था। अली आदिल शाह इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। विजयनगर के विरुद्ध गठित दक्षिण राज्य संघ में सम्मिलित थे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बिदर, और इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे अली आदिल शाह, और विजयनगर का नेतृत्व कर रहे थे राम राय ने किया था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 125 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1565। आगे है क्वेश्चन नंबर 126। 126 में है, आरंभिक काल से ही भारत कृषि आधारित उद्योगों में विश्वास करता था। इसका कारण निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में वृद्धि थी? तो ए में है कृषि उत्पादक, बी में है धातु कर्म उद्योग, सी में है कुटीर उद्योग, और डी में है विदेशी मुद्रा संचय, और ई में है एक एक व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित। तो इसका आंसर हो जाएगा, आरंभिक काल से ही भारत कृषि आधारित उद्योगों पर विश्वास करता था। तो किन क्षेत्रों में यह वृद्धि थी? इसका कारण निम्नलिखित में किन क्षेत्रों में वृद्धि हुई थी? तो कृषि उत्पाद में वृद्धि हुई थी, धातु कर्म उद्योग में वृद्धि हुई थी, कुटीर उद्योग में वृद्धि हुई थी, विदेशी मुद्रा संचय नहीं, इसमें वृद्धि नहीं हुई थी। एक एक व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित, हाँ, एक एक व्यक्ति की आवश्यकता पर आधारित, ये सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और ई, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। भारत में नक्शबंदी सिलसिले का आरंभ किसने किया था? ऑप्शन में दिया गया है, पहला है शाह नियामतुल्लाह कादरी, 2 में है शाह अब्दुल्ला सत्तारी, 3 में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और 4 में है ख्वाजा बाकी बिल्ला। तो भारत में नक्शबंदी सिलसिले का आरंभ किया था ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। तो क्वेश्चन नंबर 127 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ख्वाजा बाकी बिल्ला। 16वीं शताब्दी के अंत में नक्काशी सूफी सिलसिले को भारत में स्थापित किया गया था, और स्थापित किसने किया था? ख्वाजा बाकी बिल्ला ने। नक्शबंदी सूफी सिलसिला संप्रदाय, सूफी संप्रदाय है नक्शबंदी। जिस तरह से चिश्ती संप्रदाय है, उसी तरह से नक्शबंदी सूफी संप्रदाय मतलब सिलसिला है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। तो क्वेश्चन नंबर 128 में है, ठगी अधिनियम 1836 और ठगी विभाग का एकमात्र उद्देश्य पुलिस और अभियोजक गैंग को धर्म के नाम पर अपराध करने वाले के रूप में प्रदर्शित करना था। इसमें ऑप्शन में है, यह विभिन्न आपराधिक कृत्य करने वाले समूहों को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी। ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत्य के समय सुधार को कृत्य मानते थे। उसके बाद सी में है सर विलियम स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे। डी में है कन्फेशन ऑफ अ ठग नामक पुस्तक के रचयिता माइक डैश थे। ई में है ठगी के रचयिता विलियम स्लीमैन थे। तो देखते हैं, ठगी अधिनियम 1836 मतलब उस समय अंग्रेजों का शासन था, और उस समय बहुत ज्यादा ठग थे, डकैती बहुत ज्यादा होती थी, ठगी बहुत ज्यादा होती थी। उस ठगी इसलिए ठगी अधिनियम पारित किया गया था 1836 में। तो उसमें क्या क्या सही है, कौन कौन ऑप्शन सही है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, यह विभिन्न आपराधिक कृत्य करने वाले समूहों को ठग करार देने के लिए सामंती सोच थी। तो हाँ, ये सही है, सामंती सोच थी। उसके बाद ब्रिटिश युद्ध के क्या है, हाँ, ब्रिटिश युद्ध के विरुद्ध कृत्य को समाज सुधार का कृत्य मानते हैं। तो हाँ, ये भी सही है। उसके बाद सर विलियम्स स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे। तो हाँ, ये सही है, सर विलियम स्लीमैन ने ही ये अधिनियम पारित करवाया था, और सर विलियम स्लीमैन ठगी के विरुद्ध मुहिम के सूत्रधार थे।
उसके बाद डी में है कन्फेशन ऑफ अ गॉड ठग नामक पुस्तक के रचयिता माइक टेस्ट थे, तो नहीं, ये गलत है। कन्फेशन ऑफ अ ठग नामक पुस्तक के रचयिता फिलिप मीडोज टेलर थे, जो 1839 को प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम यहाँ लिखा गया है, देखिए, कन्फेशन ऑफ ए ठग के रचयिता फिलिप मीडोज टेलर थे। बुक का नाम, बुक के लेखक का नाम और कब प्रकाशित हुआ वो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब मिलान करने मैचिंग में भी आता है और नहीं तो क्रोनोलॉजी फॉर्म में भी आएगा। तो प्रकाशित हुई थी 1839 में। उसके बाद ठगी के रचयिता विलियम स्लीमैन थे, तो नहीं, ठगी के रचयिता विलियम स्लीमैन नहीं थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो जाएगा केवल ए बी सी, ऑप्शन ए बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन नंबर 129 में है, जैनियों के अनुसार सिद्ध आत्मा कितने श्रेणियों के होते हैं? पहला है 2 श्रेणी, दूसरा है 3 श्रेणी, तीसरा है 4 श्रेणी और चौथा है 5 श्रेणी। तो जैनियों के अनुसार सिद्ध आत्मा 5 श्रेणियों में होते थे। तो 5 श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणी में थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तीर्थकर सिद्ध, उसके बाद अक्षर सिद्ध जिसको मंत्र सिद्ध भी बोलते हैं, 3 में है चक्रवर्ती सिद्ध, चौथा में है प्रतिबुद्ध सिद्ध और 5वां में है बुद्ध सिद्ध। तो तीर्थकर सिद्ध में 24 आध्यात्मिक पद प्रदर्शकों की मुक्त आत्माएं, जो 24 तीर्थंकर थे उनकी मुक्त आत्माएं, पद प्रदर्शक उन्हीं को कहा गया है। तो उनकी मुक्त आत्माएं पहला है, उसको तीर्थकर सिद्ध कहा गया है। दूसरा में है अक्षर सिद्ध या मंत्रों से सिद्ध आत्मा। तो तीसरा है चक्रवर्ती सिद्ध, तो चक्रवर्ती सम्राटों का मुक्त आत्मा, जो सम्राट थे, जो भारत के राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, उनकी मुक्त आत्मा। तो चौथा है प्रतिबुद्ध सिद्ध, औपचारिक दीक्षा के बिना मुक्त। उसके बाद है 5वां बुद्ध सिद्ध, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से मुक्त आत्मा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 श्रेणी। इन 5 श्रेणियों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। 130 में है, अग्रहार निम्नांकित में से किन्हें उपहार स्वरूप दिया गया गांव है? तो ऑप्शन में है, ए में है केवल ब्राह्मणों को, बी में है व्यापारियों को, सी में है विदेशी यात्रियों को, डी में है उन शिल्पकारों को जो अपने कौशल में उत्कृष्ट थे, और ई है नाइयों को। तो अग्रहार भूमि होती थी जो उपहार स्वरूप दिया जाता था। तो ब्राह्मणों को भी दिया जाता था, उसके बाद व्यापारियों को भी दिया जाता था उपहार स्वरूप, और सी में विदेशी यात्रियों को, तो नहीं, विदेशी यात्रियों को नहीं दिया जाता था। डी में है उन शिल्पकारों को जो अपने कौशल में उत्कृष्ट थे, तो हाँ, उनको भी दिया जाता था। इसका ई है नाइयों को, तो हाँ, नाई भी एक शिल्प, मतलब ये में कौशल थे अपने काम में, इसीलिए उनको भी दिया जाता था। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 130 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, केवल ए बी डी और ई। अग्रहार ब्राह्मणों को, व्यापारियों को, शिल्पकारों को और नाइयों को, इन चारों समूहों को दिया जाता था। और अग्रहार गांवों पर कर नहीं लगता था, ये कर मुक्त भूमि थी। अग्रहार भूमि जो दिया जाता था, गांव बस जाते थे, तो ये गांव कर नहीं लगता था इन गांवों पर। इस तरह से हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे।